नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में आपसे बड़े इंटरेस्टिंग और एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ये कहीं के टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा और वो ये है कि अक्सर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि साइकोलॉजिस्ट लोग जो सॉल्यूशंस देते हैं वो इतने काम क्यों नहीं करते, या साइकोलॉजिस्ट इतने सिंपल आंसर्स क्यों नहीं देते, उनके पास अक्सर सवालों के इतने सीधे आंसर क्यों नहीं होते, क्यों साइकोलॉजिस्ट जिन सवालों के जवाब देते हैं वो इतने गोलमोल जवाब देते हैं, इतने घुमा फिरा के जवाब देते हैं, इतने सारे सवाल करेंगे, इतने अजीब अजीब से कॉम्प्लेक्स आंसर करेंगे। ऐसा क्यों है? क्यों उनके पास सीधे तौर पे सलाह एडवाइस नहीं होती? क्यों वो सीधे तौर पे हमें हेल्प नहीं कर पाते? ऐसे ही कई सारे सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं, जिस वजह से बहुत से लोग थेरेपी काउंसलिंग छोड़ देते हैं या वो लंबे टाइम तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते और ऐसे में उनका भरोसा विश्वास भी काउंसलिंग से, साइकोथेरेपी से हट जाता है। लोग अक्सर बड़े सटीक, क्लियर, एक्यूरेट आंसर की तलाश में साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पर साइकोलॉजिस्ट अक्सर उनको बड़े सीधे जवाब देते हुए दिखाई नहीं देते। जैसे कुछ सवाल लीजिए कि बच्चा बहुत बिगड़ गया है, इसको सुधारें कैसे? बच्चा झूठ बोलता है, इसको झूठ बोलने की आदत दूर कैसे करें? क्या बच्चा अगर कुछ शैतानी करे तो क्या उसे मारना चाहिए? बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा, क्या करें ऐसे में? शराब की, सिगरेट की, ड्रग्स की लत लग गई है, छुड़ाएं कैसे इसको? घर में बड़ी लड़ाइयां हैं, पति पत्नी की नहीं सुनता या पत्नी पति की नहीं सुनती, सास और बहू में बहुत लड़ाइयां, कलेश हो रहे हैं, किसी ना किसी तरह के घर में समस्याएं हैं, इसको हल कैसे करें? डिप्रेशन है बहुत टाइम से, 4 साल 5 साल से दवाइयां ले रहे हैं, इसको दूर कैसे करें? एंजाइटी होती है, बहुत डर लगता है, चिंताएं होती हैं, कैसे दूर करें? दिमाग बहुत सोचता रहता है, सारा टाइम ओवरथिंक करते रहते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। इस तरह के अनगिनत सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं। लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनके सवाल होते हैं और अक्सर लोग साइकोलॉजिस्ट से इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, सवालों का जवाब चाहते हैं, जिसका साइकोलॉजिस्ट ज्यादातर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते। सवाल पूछने वाले को ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इतने सीधे जवाब नहीं दे पाते। इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है? बहुत बार ये चीज देखी जाती है, चाहे हम किसी वेबसाइट पर जाएं, चाहे किसी वीडियो के, यूट्यूब वीडियो जैसे हो गई, उसके नीचे सवाल पूछें, किसी फोरम में जाकर कुछ कमेंट करें, सवाल करें, कोरा पे जाके क्वेश्चन करें, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर कंसल्टेशन करें, साइकोलॉजिस्ट के जवाब हमें संतुष्ट नहीं करते। ऐसा क्यों? 7 ऐसे रीजंस, 7 ऐसे आपको एक्सप्लेनेशंस बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि शायद किसी हद तक आपके इन सवालों का जवाब दे पाए। मतलब ये सवाल कि इन सवालों के जवाब साइकोलॉजिस्ट क्यों नहीं दे पाता, शायद ये मेरा जवाब आपको संतुष्ट कर जाए। तो आइए इस पर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ऐसे 7 कारण बताता हूं कि साइकोलॉजिस्ट आपको संतुष्ट क्यों नहीं कर पाते, वो आपकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पाते। पहला रीजन है, पहला कारण हुआ कि सवाल जो पूछा जा रहा है वो इतना सिंपल होता नहीं है जितना सिंपल पूछने पर दिखाई देता है। पूछने वाले को जितना सिंपल लगता है, एक्चुअल में इतना सिंपल नहीं है। जैसे, क्या डिप्रेशन सिर्फ सोच को बदलने से दूर हो सकता है? इतने सालों से हमारे को एंजाइटी डिसऑर्डर है, क्या सच में मैं बदल सकता हूं? सच में मैं खुद को बदल सकती हूं? क्या लोग सच में बदलते हैं? जैसे ये सिंपल से दिखने वाले सवाल हैं, पर है नहीं ये सिंपल। ये पूछना कि क्या लोगों की सोच बदल सकती है, क्या सोच बदलने से सिर्फ डिप्रेशन का सॉल्यूशन या एंजाइटी का सॉल्यूशन आ सकता है, इसके पीछे बहुत सारे गहरे और सवाल छिपे हैं। इन सिंपल से दिखने वाले सवालों की जड़ में और बहुत से सवाल छिपे हैं। जैसे ये कहना कि क्या सोच बदलने से डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर दूर हो जाएंगे, दवा के बिना ये सब प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। इस सवाल की जड़ में जो और सवाल छुपे हैं वो ये है कि सोच में ऐसा क्या बदला जाए जिससे कि डिप्रेशन दूर हो पाए। मेरी सोच में ऐसा क्या छिपा है जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन बना हुआ है या डिप्रेशन हुआ है। मेरे सोचने में ऐसे वो कौन से पहलू मौजूद हैं जो कि दूसरों की सोच में नहीं है, जिस वजह से दूसरों को डिप्रेशन नहीं होता, मुझे ही डिप्रेशन हुआ है। तो ये सिंपल सा सवाल एक्चुअल में बड़े सारे सवाल कैरी कर रहा है जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। और एक साइकोलॉजिस्ट ये जो दूसरे मैंने सवाल बताए, जो कि गहरी परतों में छिपे हुए सवाल हैं,
इनकी तरफ आपका ध्यान दिलाता है। साइकोलॉजिस्ट के लिए ये सवाल मायने रखते हैं, जिस वजह से आपका सिंपल सा सवाल एक्चुअल में सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए और कई परतों में जाना पड़ेगा, लेयर्स में जाना पड़ेगा, जहां सवाल के नीचे सवाल, सवाल के नीचे सवाल खोद खोद के ढूंढने पड़ेंगे, जिसका कि एक्चुअल में जवाब दिया जा सके, जिसके जवाब ढूंढे जा सकें। तो जो मसला है वो काफी बड़ा है। दूसरा कारण, जवाब खुद ही इतने सिंपल नहीं होते जिनको कि आसानी से दिया जा सके। जैसे कि एक कॉमन सा सवाल, एक आम सा सवाल मान लीजिए कोई पूछता है कि ब्रेकअप के बाद जो इतना टेंशन रहती है, इतनी जो अंदर जो ओवर थिंकिंग होती है, उसको कैसे दूर किया जाए। रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद या मान लीजिए डिवोर्स के बाद जो इतना माइंड ओवरथिंक करता है, इस ओवरथिंकिंग को कैसे दूर करें। या कोई ये भी पूछ सकता है कि सबसे फास्ट तरीका क्या है ओवरथिंकिंग को दूर करने का ब्रेकअप के बाद या डिवोर्स के बाद। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा लगता है देखने में, लगता है कि शायद साइकोलॉजिस्ट के पास कोई बड़ा चमत्कारी, कोई बड़ा अफलातूनी आंसर होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर इस सवाल का जवाब देना कोई साइकोलॉजिस्ट शुरू करे तो वो पहले यह समझाने की कोशिश करेगा कि किसी लॉस के बाद, किसी को खो देने के बाद, डिवोर्स हो गया या किसी तरह का ब्रेकअप हो गया, उसके बाद हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारा मन किस तरह के बदलावों से गुजरता है। कैसे जो हमारे को जो ग्रीफ हो रहा है, एक तरह का शोक है जो हमारा मन मना रहा है, उसके अंदर कैसे विचार घिर जाते हैं, कैसे हमारे अंदर बेचैनी, घबराहट, चिंताएं भर जाती हैं, कैसे हमारा दिमाग एकदम से ट्रैप हो जाता है, कैसे हमारे अटैचमेंट प्रोसेस दिमाग के काम करते हैं, यह सब समझना पड़ेगा। रिजेक्शन का कैसे कई लोगों पर असर पड़ता है, कई लोग रिजेक्शन से इजीली बाहर क्यों आ जाते हैं, कई लोग रिजेक्शन से इजीली बाहर क्यों नहीं आ पाते, कुछ लोगों की लाइफ की क्या कंडीशंस हैं जिस वजह से वो अक्सर ज्यादा ओवरथिंक करते हैं और ब्रेकअप के टाइम पर भी ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, और कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप या लॉसेस से डील करना काफी आसान होता है। इन हर तरह के जवाबों को समझने के लिए एक व्यक्ति को टाइम देना पड़ेगा, पूरा अपनी एनर्जी, मन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो इस सवाल के, सिंपल से क्वेश्चन के आंसर को समझ पाएगा। तो आंसर सिंपल नहीं है कि भाई हम जल्दी ओवरथिंकिंग को दूर क्यों नहीं कर पाते या किसी भी लॉस से हम एकदम रिकवर क्यों नहीं कर पाते। हर व्यक्ति का मन, दिमाग अलग होता है और उसी के बेसिस पे कोई व्यक्ति ज्यादा ओवरथिंक करता है, कोई कम ओवरथिंक करता है। तो इस सवाल का सिंपल जवाब हो ही नहीं सकता, जवाब ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता ही होता है। तीसरा कारण, कई बार सवाल पूछने वाले का कोई एजेंडा होता है। वो जानबूझ के कुछ ऐसा सवाल पूछने की कोशिश करता है जिसका उसे लगता है कि कोई जवाब दे ही नहीं पाएगा। जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी तो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, इसको साइकोलॉजी और एक काउंसलिंग थेरेपी क्या ठीक कर देंगी। अब ऐसा व्यक्ति अक्सर जब ऐसा सवाल पूछता है तो वो कुछ ऐसा कहना चाहता है कि वो प्रूव करने की कोशिश करे कि थेरेपी, काउंसलिंग ये सब बेकार की चीजें हैं, इन सब से कुछ नहीं होता। भाई दवाइयां ही काम करती हैं, तभी तो इतने सारे डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, क्योंकि ये बीमारियां तो जेनेटिक हैं। अब जेनेटिक होगी तो दिमाग में हमेशा केमिकल की कमी रहेगी, तो दवाइयों से ही ठीक होगा। बहुत कॉमनली मुझे ऐसा देखने में आता है काउंसलिंग में, जिन लोगों को उनके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व करते हैं, वो लोग कई सालों तक काउंसलिंग और थेरेपी को अवॉइड करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मन में ऐसा लगता है कि जब बीमारी मेडिकल है, केमिकल चेंज की वजह से हुई है और उसके अंदर जेनेटिक रीजंस मौजूद हैं, तो ये थेरेपी और काउंसलिंग क्या कर लेगी। तो ऐसे में ये सवाल पुट अप किया जाता है कि जब जेनेटिक और बायोलॉजिकल है बीमारियां, तो थेरेपी क्यों लें। तो ऐसा पर्सन जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो वो अपने मन में एक नेगेटिव सा, एक नकारात्मक सा नजरिया और रवैया अपनाकर ऐसा सवाल पूछता है। तो ऐसे में सवाल का जवाब लेने की बजाय वो कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से साइकोलॉजिस्ट का कोई भी आंसर ऐसे व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से ही अपने मन में एक बायस बिठाए बैठा है, एक एरर है उसकी थिंकिंग में, जिससे कि वो कुछ साबित करने के चक्कर में है। तो साइकोलॉजिस्ट कितनी भी एक्सप्लेनेशंस दें, वो कितना भी बैलेंस करने की कोशिश करें कि कितना बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन होता है और कितना हमारे एनवायरनमेंट और थिंकिंग का कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी मानसिक बीमारी में, उस साइकोलॉजिस्ट को वो गलत ही सिद्ध करने की कोशिश करेगा। और ऐसे में वो पहले से ही सोच के बैठेगा कि साइकोलॉजिस्ट के पास कोई आंसर नहीं है, मेरा क्वेश्चन ही सही है। तो ऐसे में उसे कोई साइकोलॉजिस्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकता।
और कुछ लोगों में इसका बिल्कुल उल्टा भी दिखाई देता है। अगर आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स से पूछने लगे कि हम एलोपैथी दवाएं क्यों लें, इससे तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, हम नेचुरली क्योर करेंगे, हम सिर्फ योगा और मेडिटेशन से अपनी ये मानसिक बीमारी को दूर करेंगे, तो ऐसे में ये समझाना कि मेडिकल बेसिस क्या है किसी बीमारी का और साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है, क्या लिमिट्स है हर ट्रीटमेंट की, जिस वजह से एक ट्रीटमेंट एक लिमिट तक इफेक्टिव हो सकता है, उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की तरफ क्यों जाना होता है, क्यों योगा मेडिटेशन एक लिमिट तक हेल्प करती हैं, क्यों दवाइयां भी एक लिमिट तक हेल्प करती हैं और थेरेपी भी उसमें लिमिट तक हेल्प करती है, ये समझाने के लिए कई सारे पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करने पड़ेंगे। पर अगर सवाल पूछने वाले के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि नहीं यही ट्रीटमेंट सही है बाकी सब गलत है, तो उस पर्सन को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहता कि क्या ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास। चौथा कारण, साइकोलॉजिस्ट के काम करने का एक ढंग होता है जिसे कि ज्यादातर लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, समझते नहीं हैं। साइकोलॉजिस्ट के काम करने का तरीका होता है कि वो जब किसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो वो कई तरह के सवाल करते हैं और उन सवालों में से कोर इश्यूज, मेन इश्यूज को, मेन मुद्दों को पकड़ते हैं और फिर उनका हल ढूंढने की और उनका हल सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि सवाल पूछने वाला एक साइकोलॉजिस्ट के काम को, उसके रोल को, उससे पूछे जाने वाले सवालों के जवाबों को एक धर्रे में, एक नजरिए से देखता है जिसको कि साइकोलॉजिस्ट का काम सेटिस्फाई नहीं कर पाता। मतलब एक पर्सन जब साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो वो अपने मन में एक धारणा बनाकर जा रहा है कि साइकोलॉजिस्ट को ये करना चाहिए, मैं सवाल पूछूं और वो जवाब दे, सिंपल सा सॉल्यूशन देकर छोड़ दे। पर साइकोलॉजिस्ट ऐसे काम नहीं करते। मतलब साइकोलॉजिस्ट के काम को समझे बिना अगर हम साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं तो हम डिससेटिस्फाइड ही होंगे। हमें लगेगा कि एक सेशन में, 2 सेशन में सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था। ये इतने लंबे लंबे 20-20, 30-30 सेशंस क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, क्यों सजेस्ट करते हैं कि 20 सेशन के लिए 3 महीने 4 महीने आपको आना पड़ेगा। सब पैसे के भूखे हैं, डॉक्टरों को बस पैसे का लालच लगा रहता है, बस इनको तो अपने पेशेंट पकड़ के रखने हैं और इनको तो बस पैसा कमाना है। हमारे दिमाग में सिर्फ यही थिंकिंग पकड़ में आती है क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट के काम को ही नहीं समझते। जबकि पूरी दुनिया में हर साइकोलॉजिस्ट इसी हिसाब से ट्रेन किया जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का काम ही है कि वो प्रॉब्लम को डिटेल में, डेप्थ में समझेगा, उसके कारणों को पकड़ेगा और हर पेशेंट के हिसाब से अलग कारण ढूंढ के उनका निवारण करेगा, ना कि एक फिक्स, एक लिखा हुआ कहीं सॉल्यूशन आपको बताएगा। तो साइकोलॉजिस्ट के पास कहीं किसी किताब में लिखे हुए सॉल्यूशन नहीं होते, उनके पास एक तरह की सोच होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, आइडियाज होते हैं, जिसे वो हर पर्सन के हिसाब से मॉडिफाई करके एक्सप्लेन करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक साइकोलॉजिस्ट का काम काफी इनोवेटिव, काफी क्रिएटिव होता है। जबकि लोग जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक धारणा बनाकर जाते हैं जैसे कि कोई जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं है। तो वो ऐसे में डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट अक्सर उनको काफी डिटेल में प्रोसेस करने की, अप्रोच करने के लिए मजबूर करते हैं। और लोग अक्सर इस तरह की चीज ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ना वो इसको पसंद कर पाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की कई बातें या तो समझ नहीं आ पाती या फिर इतना डिटेल प्रोसेस में लोग उलझना नहीं चाहते। उनको क्विक फिक्स, जल्दी, फास्ट आंसर चाहिए और ऐसे में वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। 5वां कारण, कई बार सिंपल से दिखने वाले सवालों के जवाब किसी और फैक्टर, वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। मतलब एक सवाल का एक सीधा जवाब देने की बजाय 2-3 एक्स्ट्रा चीजें पहले समझनी जरूरी हैं जिसके थ्रू आंसर होके आता है। जैसे हमें किसी जगह जाना है तो हम कोई और रास्ता बदल के जाएंगे क्योंकि उस रास्ते से जाना जरूरी है, ऐसे ही जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। सीधी सड़क, सीधा कोई रास्ता, रूट नहीं है। उसी तरीके से सीधा जवाब नहीं होता, 2-3 अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझ के सीधे आंसर पर आया जाता है। जैसे कोई एक सवाल पूछता है, मान लीजिए कोई कहता है कि एक स्टूडेंट है जैसे कि मैंने तो बड़ी मेहनत की है पढ़ाई करने में, फिर भी मेरा एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, और मेरा एक दोस्त था या दोस्त थी, उसने थोड़ी सी पढ़ाई की और उसका तो सिलेक्शन हो गया, लगता है उसने कोई अप्रोच लगाई होगी। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़े आसानी से एग्जाम पास कर लेते हैं और मुझे इतनी मुश्किलें आती हैं, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? अब ये सिंपल सा दिखने वाला सवाल, इसके लिए 10 तरीके की एक्सप्लेनेशंस और रीजंस पहले ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि कई अलग अलग रास्तों से हमें इसका जवाब मिलेगा।
जैसे कि उस पर्सन की पास्ट हिस्ट्री क्या है एंट्रेंस एग्जाम्स देने की, उसका पढ़ने का तरीका कैसा है, उसकी मेमोरी कंसंट्रेशन कैसी है, क्या उसको कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, क्या उसका बैकग्राउंड ऐसा है जहां पर वो अक्सर बहुत अच्छी पढ़ाई टाइमली कर लिया करता था, क्या उसने अपनी रूटीन अच्छे से बनाई है, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है, क्या वो अपना कॉन्सेप्ट, अपना जो भी कंटेंट है कोर्स का, एग्जाम का, क्या उसको डीपली समझ के करता है, क्या उस पर्सन को स्ट्रेस इमोशंस को हैंडल करने की तरीका आता है, क्या वो पर्सन इन जनरल एंजाइटी डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से पीड़ित नहीं है, क्या वो ओवरथिंक करता है या नहीं करता है। ये सारे अलग अलग सवालों के जवाब पहले मिलने पड़ेंगे, तभी हम इस बात को सीधे तौर पे बता पाएंगे कि एक पर्सन क्यों आसानी से पढ़ के एग्जाम में क्लियर कर लेता है जबकि दूसरा पूरी मेहनत करके भी क्लियर नहीं कर पाता। तो सिंपल सा दिखने वाला सवाल इतना सिंपल आंसर नहीं रखता, इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट कहेगा ये डिपेंड करता है। अक्सर साइकोलॉजिस्ट के आंसर इसी तरह के होंगे, डिपेंड करता है उस पर्सन की कंडीशन पर, उस पर्सन की हिस्ट्री पर, उस पर्सन के बैकग्राउंड पर, उसकी फैमिली पर भी डिपेंड करता है, कितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं हैं, कितना उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, कितना नहीं मिलता, कितना उसको कोचिंग मिल रही है, नहीं मिल रही। 10 तरीके के सवाल, 10 तरीके के इश्यूज यहां पर मैटर करते हैं, इसीलिए कंटेक्स्ट सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सीधे तौर पर आंसर नहीं होते। छठा कारण, कई बार कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, जवाब होते हैं जिसमें साइकोलॉजी फील्ड में ही काफी डिसएग्रीमेंट्स हैं। मतलब कई अलग अलग तरीके के विचार, अलग अलग तरीके के आइडियाज, प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। मतलब बड़े सारे अलग अलग मत हैं, ओपिनियंस हैं, थ्योरीज हैं। इस वजह से भी कई बार आंसर क्लियरली नहीं दिया जा पाता। जैसे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हम कह सकते हैं, एक हो सकता है कि क्या जिन लोगों को मेंटल इलनेस है क्या उन्हें शादी करनी चाहिए। अब यह सवाल सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल लग सकता है, पर अलग अलग रीजंस की वजह से अलग अलग आंसर्स दिए जा सकते हैं। आमतौर पर तो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को असेस करेगा और कहेगा कि इसकी कंडीशन अभी नहीं है कि शादी की जाए, इसकी कंडीशन ऐसी है कि शादी कर दी जाए, पेशेंट क्या स्टेबल है या नहीं है, दवाइयों का कितना असर आया है, थेरेपी काउंसलिंग से कितना असर पड़ा है, ये पेशेंट जो है अपने पास्ट में किस तरह की अचीवमेंट्स रखता है, पास्ट में कैसी फंक्शनिंग रही है, कितना ये दवाइयां और काउंसलिंग लेने में फेथ रखता है या रखती है, किस तरह का इसका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या फैमिली में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नहीं है। आमतौर पर तो इन सब चीजों को कंसीडर करके एक डॉक्टर जजमेंट ले सकता है कि एक पर्सन को शादी करने के लिए सलाह दी जाए या ना दी जाए, जिसे मेंटल इलनेस है, जिसे कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें किसी भी तरीके का डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटीज या कोई भी दूसरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कुछ भी हो सकता है, पीटीएसडी हो या कुछ भी हो, एडीएचडी जैसे डिसऑर्डर्स हो, ऑटिज्म जैसे डिसऑर्डर्स हो, तो डॉक्टर सीधे तौर पे तो बस पेशेंट की कंडीशन को असेस करेगा और बता देगा, पर इसकी और ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस भी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कुछ बीमारियों के लिए डॉक्टर सीधे तौर पे मना कर देते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया है, शादियां मत करो, चांसेस बहुत कम हैं कि चलेंगी, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों में शादियों के सक्सेस रेट बहुत कम होते हैं। इसी के उल्टे कोई डॉक्टर कह देगा अच्छा ओसीडी डिप्रेशन है, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी हो ना हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेनी चाहिए, आफ्टर ऑल शादी करके जीवन सुधर जाएगा। भले ही उस पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो, भले ही उस पेशेंट ने दूसरों से छुपाया हो, कुछ भी हो, बस शादी करने के लिए वो सलाह दे देगा। तो कुछ सवालों के जवाब एक्चुअल में बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके ऊपर इतना सीधे तौर पर कोई कंसेंट मौजूद नहीं है। मेडिकल फील्ड में भी, मतलब डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में भी कोई कंसेंट नहीं है। किसी एक सेम प्लेन पर आकर, सेम लेवल पर आकर इसके पीछे कोई रजामंदी नहीं बन पाती। इस वजह से कोई भी आंसर देना कई बार वैसे ही बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब हम कहेंगे कि शायद मेडिकल फील्ड के पास इसका कोई आंसर ही नहीं है। इसी तरीके से दवा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या सिर्फ थेरेपी से ठीक हो सकता है पेशेंट या दोनों देने पड़ेंगे, क्या सिर्फ दवा ही दी जाए, इस तरह के भी बड़े सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जिस पर कोई एक कंसेंट नहीं है। योगा मेडिटेशन से दिया जाए ट्रीटमेंट, होम्योपैथी दी जाए, आयुर्वेद दिया जाए, ये दिया जाए, वो दिया जाए। इनफैक्ट ये भी एक ओपिनियन आता है कि क्या कोई इलाज ना दिया जाए फिर भी क्या पेशेंट ठीक हो जाएगा। कई सारे ओपिनियन, कई सारे मत होते हैं, इसलिए सीधा आंसर ऐसे मामले में भी अवेलेबल नहीं होता। लास्ट कारण है
कि साइकोलॉजिस्ट ही कुछ नहीं जानता, साइकोलॉजिस्ट ही थोड़ा ढकोसलेबाज है, थोड़ा सा शो ऑफ करता है, उसको ही कुछ नहीं पता, उसको ही कंफ्यूजन है, साइकोलॉजिस्ट ही थोड़ा सा ढोंगी है, साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा शुगर कोट करता है, फर्निश करता है, जिसमें कि वो बड़े सुंदर सुंदर आंसर देने की कोशिश करता है। पॉजिटिव रहना चाहिए, कंपैशन एम्पैथी होनी चाहिए, सबके साथ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स लाते रहो, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी दिमाग में लाते रहो। ऐसे ऐसे आंसर देकर सुनने वाला भी पक जाता है कि भाई सुन रखा है इससे आंसर्स, तो इन आंसर से कुछ नहीं होता, कुछ अच्छा आंसर बताओ, कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर बताओ। तो कई सवालों के जवाब जब साइकोलॉजिस्ट देते हैं तो वो बड़े शुगर कोट करके, बड़ा मक्खन मलाई लगा के आपको आंसर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद लोग हमसे ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब पूछना चाहते हैं, तो वो अक्सर आपको बड़े ट्रू ऑनेस्ट आंसर्स नहीं देते। या तो उन्हें आते नहीं है, या वो शायद कुछ ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच को बिलोंग करते हैं कि उन्हें लगता है कि हर किसी को बस पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी के मैसेज देते रहो। कुछ साइकोलॉजिस्ट रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी ओरिएंटेड बहुत होते हैं। उन्हें लगता है कि हर बात का आंसर जो है वो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन करो। वो आपको किसी ना किसी तरीके के किसी मेडिटेशन सर्कल या किसी ग्रुप के साथ जोड़ देंगे। कोई कहेगा कि योगा करो रामदेव की, कोई कहेगा ईशा योगा का जो इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उसको करो, कोई कहेगा आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो, कोई कहेगा ब्रह्म कुमारी से जुड़ो, कोई कहेगा बुद्धिस्ट मेडिटेशन विपासना वगैरह करो, कोई आपको कुछ कहेगा, कोई आपको कुछ कहेगा। तो जिसका अपना ओरिएंटेशन होगा वो आपको उस हिसाब से तोड़ मरोड़ करके आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा और आपको थोड़ा मैनिपुलेट भी करेगा। वो सोचता है साइकोलॉजिस्ट की सारी दुनिया अगर ये कर ले तो सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। लोग शायद इस चीज को समझते नहीं, इस वजह से उनको प्रॉब्लम्स हैं। वो सारी दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी फिलॉसफी से दूसरे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं होता। एक साइकोलॉजिस्ट सिर्फ साइंस के तरीके से ही काम कर सकता है। अगर एक साइकोलॉजिस्ट की अप्रोच साइंटिफिक नहीं है, एविडेंस बेस्ड जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी फैक्ट ट्रुथ हैं, उसके ऊपर अगर आधारित नहीं है, तो वो साइकोलॉजिस्ट ही थोड़ा सा ढोंगीबाज है, थोड़ा सा ढकोसलेबाजी कर रहा है। वो एक्चुअल में आपको अपनी सोच से चलाने की कोशिश कर रहा है। वो आपकी सोच के हिसाब से आपको सजेस्ट नहीं कर रहा सॉल्यूशन, या जैसा कि साइकोलॉजी के अंदर होता है वैसा नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे कि शायद साइकोलॉजिस्ट का ही कोई पर्सनल एजेंडा है। और किसी किसी केस में जैसा मैंने पहले बताया कि शायद साइकोलॉजिस्ट को कुछ पता ही नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, वो पूरी तरह से जानता नहीं है, वो उन सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए वो सही पर्सन, सही प्रोफेशनल नहीं है। जैसे कि बहुत आमतौर पर आपको देखने में मिलेगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो नहीं होते वो भी ओसीडी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, वेबसाइट्स बनाए हुए हैं, क्लिनिक खोले हुए हैं, जगह जगह लेक्चरबाजी कर रहे हैं, भाषणबाजी दे रहे हैं। तो ऐसे इनएप्रोप्रिएट प्रोफेशनल्स, जिसको हम स्यूडो थेरेपिस्ट कह सकते हैं, झूठे थेरेपिस्ट हैं, ये ऐसे मार्केट में बहुत फैले हुए हैं। कई बार आप ऐसे लोगों के पास चले जाओगे सवालों के जवाब ढूंढने, और वो गोलमोल करके आपको आंसर देंगे। वो तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावे कर देंगे कि हम डिप्रेशन को 50 दिन में दूर कर देंगे, 20 दिन में ओसीडी दूर कर देंगे, 5 दिन के अंदर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं कितने बड़े बड़े दावे करेंगे। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी थोड़े झूठे ढोंगी हो सकते हैं। तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है, सही तरह से जानने की जरूरत है कि साइकोलॉजिस्ट कैसे हेल्प करते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरीके के जवाब दे सकते हैं, क्या उनका काम करने का तरीका होता है। तो ये रहे 7 ऐसे कारण जो कि मैंने आपको बताए कि क्यों साइकोलॉजिस्ट अक्सर आपकी हेल्प नहीं कर पाते। क्योंकि जिन सवालों को आप बड़ा सिंपल और सीधा समझते हो, जिनका शायद 1 वर्ड आंसर एक्सपेक्ट करते हो, 1 लाइन आंसर एक्सपेक्ट करते हो, उतने सीधे आंसर, उतने सीधे जवाब इन सवालों के नहीं होते। इसलिए एक ही तरीका है, साइकोलॉजिस्ट के काम को जानें, साइकोलॉजिस्ट के काम को समझें, और साइकोलॉजिस्ट जैसे काम करते हैं वैसे क्यों करते हैं उसको समझकर जानकर ही कंसल्टेशन लें। अपने धारणा से, अपने हिसाब से साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करेंगे तो डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे, असंतुष्ट और बहुत ही हताश होकर ही वापस लौटेंगे। इसलिए टिप्स देने वाले साइकोलॉजिस्ट से बचें, एक्सप्लेनेशन देने वाले, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले साइकोलॉजिस्ट के पास ही अप्रोच करें, जो आपको सही दिशा दिखाएं और सही तरीके से आपकी प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन देकर आपको कन्विंस करके आपको सॉल्यूशंस अपनाने में मोटिवेट करें।
तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर इस तरह की यूजफुल, इंसाइटफुल जानकारी चाहिए जो कि पूरी तरह से संभव है कि शायद YouTube पे आपको मेरे ही चैनल पर मिल रही होगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।